नमस्कार मित्रों, आज का मेरा टॉपिक है पर्यावरण के प्रकार। मित्रों, उत्पत्ति के आधार पर पर्यावरण को दो वृहद श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला है प्राकृतिक पर्यावरण और दूसरा है मानवीय पर्यावरण। मित्रों, प्राकृतिक पर्यावरण का विवरण इस प्रकार है। पहला है स्थानिक संबंध, दूसरा है भू आकृति या उच्चावच, और तीसरा है मौसम एवं जलवायु, चौथा है जलाशय, पांचवा है शैल एवं खनिज, और छठा है मिट्टी, सातवां है प्राकृतिक वनस्पति और आठवां है पशु जीवन। मित्रों, यह प्राकृतिक पर्यावरण का वर्गीकरण था। अर्थात प्राकृतिक पर्यावरण को हम इन 8 भागों में विभक्त कर सकते हैं। अब अगला विवरण है मित्रों मानवीय पर्यावरण। मानवीय पर्यावरण का विवरण इस प्रकार है, या मानवीय पर्यावरण का वर्गीकरण इस प्रकार है। पहला मानव समाज, दूसरा सामाजिक संगठन, तीसरा समुदाय, चौथा लोक रीतियां कामा लोकाचार और प्रथाएं, पांचवा अर्थव्यवस्था, छठवां धर्म, सातवां भाषा, आठवां शैक्षिक व्यवस्था, नौवां प्रौद्योगिकी और 10वां गृह एवं अधिवास और 11वां संचार के साधन। मित्रों, यह मानवीय पर्यावरण का वर्गीकरण था। मित्रों, यह पर्यावरण के प्रकार की एक रूपरेखा थी। एक बार फिर से समझ लेते हैं। पर्यावरण को उत्पत्ति के आधार पर 2 वृहद श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला है प्राकृतिक पर्यावरण और दूसरा है मानवीय पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण को स्थानिक संबंध में, दूसरा भू आकृति या उच्चावच में, तीसरा मौसम एवं जलवायु में, चौथा जलाशय में, पांचवा शैल एवं खनिज में, छठवां मिट्टी में, सातवां प्राकृतिक वनस्पति में और आठवां पशु जीवन। इन वर्गीकरण के रूप में विभाजित कर सकते हैं। इसी प्रकार मानवीय पर्यावरण को पहला मानव समाज के रूप में, दूसरा सामाजिक संगठन के रूप में, तीसरा समुदाय के रूप में, चौथा लोक रीतियां कामा लोकाचार और प्रथाओं के रूप में, पांचवा अर्थव्यवस्था के रूप में, छठवां धर्म के रूप में, सातवां भाषा के रूप में, आठवां शैक्षिक व्यवस्था के रूप में और 9वां प्रौद्योगिकी के रूप में, 10वां गृह एवं अधिवास के रूप में और 11वां संचार के साधन के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं। मित्रों, इस प्रकार हमने पर्यावरण की जो बृहद श्रेणियां है उनका वर्गीकरण किया है। पर्यावरण के प्रकार के अंतर्गत मुख्य प्रकार है पहला प्राकृतिक पर्यावरण, दूसरा है मानवीय पर्यावरण। अब इनकी विस्तृत व्याख्या कर लेते हैं। मित्रों, पर्यावरण के प्रकार। उत्पत्ति के आधार पर पर्यावरण को 2 वृहद श्रेणियों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। पहला प्राकृतिक पर्यावरण और दूसरा मानवीय पर्यावरण। इनका विवरण इस प्रकार है। प्राकृतिक पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत उन तत्वों को सम्मिलित किया जाता है जिनकी उत्पत्ति तथा विकास पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर होता है और उसमें मानवीय हस्तक्षेप नहीं पाया जाता है। इन्हें प्राकृतिक तत्व कहते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण में भौतिक तथा जैविक तत्व सम्मिलित होते हैं
अतः इसे जैव भौतिक या बायोफिजिकल पर्यावरण के नाम से भी जाना जाता है। प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख तत्व निम्नलिखित हैं। पहला है स्थानिक संबंध। स्थानिक संबंध के 3 प्रमुख घटक हैं। पहला अवस्थिति या स्थिति, दूसरा आकार और तीसरा आकृति। स्थिति 3 प्रकार की होती है: ज्यामितीय स्थिति, प्राकृतिक स्थिति और सापेक्ष स्थिति। आकार का अर्थ क्षेत्रीय विस्तार से होता है, जो बृहत, मध्यम और लघु हो सकता है। आकृति गोलाकार, वर्गाकार, त्रिभुजाकार, लंबाकार आदि कई प्रकार की हो सकती है। अब अगला वर्णन है भू आकृति या उच्चावच। महाद्वीप और महासागर प्रथम श्रेणी के उच्चावच माने जाते हैं। इन पर स्थित पर्वत, पठार, मैदान, कटक आदि द्वितीय श्रेणी के उच्चावच कहलाते हैं। द्वितीय श्रेणी के उच्चावच पर निर्मित स्थलाकृतियों को तृतीय श्रेणी के उच्चावच के अंतर्गत रखा जाता है, जैसे यू आकार की घाटी, नदी घाटी, जलप्रपात, बाढ़ का मैदान, गोखुर झील, नदी विसर्प, सर्क आदि। स्थलीय उच्चावच में पर्वत, पठार और मैदान 3 बृहद स्थल रूप हैं, जो मानव के निवास, व्यवसाय, रहन सहन, संस्कृति आदि को व्यापक रूप से प्रभावित करते हैं। अगला वर्णन है मौसम एवं जलवायु। सामान्यतः लघु समय में किसी स्थान की वायुमंडलीय दशा को मौसम कहते हैं। मौसमी तत्वों में तापमान, वायुदाब, आर्द्रता, वर्षा, मेघाच्छादन, पवन प्रवाह आदि हैं। जलवायु विस्तृत क्षेत्र तथा दीर्घकाल के लिए मौसम के तत्वों के औसत को प्रदर्शित करती है। फिर से सुनिए मित्रों, जलवायु विस्तृत क्षेत्र तथा दीर्घकाल के लिए मौसम के तत्वों के औसत को प्रदर्शित करती है। इस प्रकार जलवायु दीर्घकालीन मौसमी दशाओं का औसत होती है और लघु काल में परिवर्तित नहीं होती है। मौसम या जलवायु के विभिन्न तत्व अलग अलग तथा सम्मिलित रूप से समस्त वानस्पतिक तथा पशु जीवन, मानव सहित को प्रभावित करते हैं। अगला वर्णन है मित्रों जलाशय। महासागर, सागर, झीलें, नदियां आदि भूतल पर स्थित प्रमुख जलाशय हैं। संपूर्ण भूमंडल के लगभग 71% भाग पर महासागरों एवं सागरों का विस्तार है। महासागर, सागर, नदियां, झीलें आदि प्राकृतिक जलाशय हैं। कुआं, नहर, तालाब आदि कृत्रिम जलाशय के उदाहरण हैं। महासागरों का जल खारा होता है। भूतल पर कुल 5 महासागर हैं: प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और अंटार्कटिक महासागर। इनमें प्रशांत महासागर का विस्तार सर्वाधिक है, जो कुल महासागरीय क्षेत्रफल के लगभग आधे भाग पर फैला हुआ है। नदियों का जल मीठा या स्वच्छ होता है, जिसका उपयोग पीने तथा सिंचाई के लिए किया जाता है। झीलें खारी और स्वच्छ जल वाली दोनों प्रकार की पाई जाती हैं। खारी झीलें नमक की स्रोत होती हैं, जैसे भारत की सांभर झील। समुद्रों तथा स्थलीय जलाशयों से मछलियां तथा अन्य जलीय जीव और महत्वपूर्ण संसाधन प्राप्त होते हैं। वर्तमान समय में महासागर, सागर, झीलें, नदियां, नहर आदि यातायात के महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। जल यातायात स्थल यातायात की तुलना में अधिक सस्ता और सुगम है। मित्रों सुन लें ध्यान से, जल यातायात स्थल यातायात की तुलना में अधिक सस्ता और सुगम है। अगला वर्णन है मित्रों शैल एवं खनिज।
भूपृष्ठ में विद्यमान निश्चित रासायनिक संगठन वाले पदार्थ को खनिज कहते हैं, जिसमें कुछ निश्चित भौतिक तथा रासायनिक गुण होते हैं। खनिजों को दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला है धात्विक खनिज, जैसे लोहा, कामा तांबा, कामा टिन, कामा सोना, कामा चांदी आदि। और नंबर 2 अधात्विक खनिज, जैसे चूना पत्थर, कामा नमक, कामा गंधक, कामा सोरा आदि। मानव जीवन में खनिज बहुउपयोगी हैं। उपयोग के अनुसार खनिजों को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला औद्योगिक खनिज, जैसे लौह अयस्क, कामा तांबा, कामा टीन, कामा बॉक्साइट, कामा मैग्नीज, कामा चूना पत्थर आदि। दूसरा शक्तिदाता खनिज, जैसे कोयला, कामा पेट्रोलियम, कामा प्राकृतिक गैस, कामा यूरेनियम, कामा थोरियम आदि। और तीसरा बहुमूल्य खनिज, जैसे सोना, कामा चांदी, कामा प्लेटिनम, कामा हीरा, कामा पन्ना आदि। मित्रों, भूपृष्ठ में खनिज कणों के संग्रहित होने से निर्मित ठोस रचना को शैल या चट्टान कहते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शैलों को 3 वर्गों में रखा जाता है। नंबर 1 आग्नेय शैल, जैसे ग्रेनाइट और बेसाल्ट। नंबर 2 अवसादी शैल, जैसे चीका, कामा बलुआ पत्थर, कामा चूना पत्थर आदि। और नंबर 3 रूपांतरित शैल, जैसे स्लेट, कामा नीस, कामा शिष्ट, कामा संगमरमर आदि। भूतल पर शैलों के विखंडन से मिट्टी का निर्माण होता है। विभिन्न प्रकार की शैलों का उपयोग भवन निर्माण, सड़क निर्माण तथा औद्योगिक कार्यों में किया जाता है। अगला वर्णन है मित्रों मिट्टी। भूतल पर ढीले तथा महीन कणों से निर्मित पतली परत को मिट्टी कहते हैं। सभी प्रकार की वनस्पतियां मिट्टी में ही उगती बढ़ती हैं। मिट्टी मनुष्य सहित सभी प्राणियों के लिए भोजन का आधार है। विश्व में जिन जिन भागों में उपजाऊ मिट्टी मिलती है, वहां वहां कृषि की प्रधानता पाई जाती है। अनुपजाऊ मिट्टी वाले क्षेत्र प्रायः जनविहीन और वीरान होते हैं। नदियों द्वारा निक्षेपित जलोढ़ मिट्टी कृषि के लिए सर्वाधिक उपयोगी मानी जाती है। विश्व के विभिन्न भागों में अनेक प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। अगला वर्णन है मित्रों प्राकृतिक वनस्पति। किसी प्रदेश में प्राकृतिक रूप से उगने बढ़ने वाली वनस्पति, मुख्यतः पेड़ पौधों को प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। प्राकृतिक वनस्पति मुख्यतः जलवायु और मिट्टी के अनुसार विकसित होती है। प्राकृतिक वनस्पति के अंतर्गत वृक्ष, कामा झाड़ियाँ, कामा घासें, कामा शैवाल, कामा लाइकेन आदि सभी समाहित होते हैं। विभिन्न जलवायु प्रदेशों में भिन्न भिन्न प्रकार की वनस्पतियां उगती हैं। अधिक वर्षा वाले प्रदेशों में ऊंचे ऊंचे वृक्षों वाले वन पाए जाते हैं। वर्षा की मात्रा में ह्रास के साथ साथ वृक्षों की ऊंचाई और सघनता कम होती जाती है। उष्ण आर्द्र भूमध्य रेखीय प्रदेशों में, फिर से सुने मित्रों, उष्णार्द्र भूमध्य रेखीय प्रदेशों में सघन और ऊंचे ऊंचे वृक्षों वाले वन वर्षा वन पाए जाते हैं, जिनकी लकड़ी कठोर होती है। अर्ध शुष्क प्रदेशों में छोटे वृक्ष तथा झाड़ियां पाई जाती हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय टैगा वनों के वृक्ष नुकीली पत्तियों वाले तथा मुलायम लकड़ी वाले होते हैं। टैगा वन की मुलायम लकड़ी औद्योगिक कार्यों, लुगदी, कामा कागज, कामा माचिस आदि बनाने में प्रयुक्त होती है। अगला वर्णन है मित्रों कम वर्षा वाले उष्ण तथा शीतोष्ण भागों में घास के मैदान पाए जाते हैं। फिर से सुने मित्रों,
कम वर्षा वाले उष्ण तथा शीतोष्ण भागों में घास के मैदान पाए जाते हैं। उष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों में लंबी, मोटी तथा कड़ी घासें उगती हैं जो पशुओं के चारे के लिए उपयुक्त नहीं होती, किंतु शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों की घासें छोटी और मुलायम होती हैं जो पशुओं के चारे के लिए उत्तम होती हैं। अगला वर्णन है मित्रों पशु जीवन। इसके अंतर्गत जीव मंडल के सभी प्राणियों को सम्मिलित किया जाता है। पशु मनुष्य की भांति गतिशील होते हैं, अतः इन पर प्राकृतिक वनस्पति की भांति पर्यावरण का पूर्ण नियंत्रण नहीं पाया जाता। पशु या जंतु जलचर, कामा थलचर, कामा नभचर और जल थलचर अनेक प्रकार के होते हैं। कुछ पशु शाकाहारी होते हैं तो कुछ मांसाहारी। मानव सहित अनेक पशु सर्वाहारी होते हैं। मानव जीवन में पशुओं का बड़ा महत्व है। विभिन्न उपयोगों के लिए मनुष्य ने अनेक प्रकार के पशुओं को पालतू बना लिया है। दूध और मांस के लिए गाय, कामा भेड़, कामा बकरी, कामा भैंस, कामा सूअर आदि को पाला जाता है। अंडे के लिए मुर्गी को और ऊन के लिए भेड़, बकरी, कामा याक आदि को पाला जाता है। घोड़ा, कामा खच्चर, कामा ऊंट, कामा याक आदि सवारी तथा बोझा ढोने के लिए पाले जाते हैं। अब मित्रों दूसरी तरफ का वर्गीकरण कर लेते हैं। अगला वर्गीकरण है मानवीय पर्यावरण। मानव द्वारा निर्मित, प्रभावित या संशोधित पर्यावरण को मानवीय पर्यावरण कहते हैं। फिर से सुने मित्रों, मानव द्वारा निर्मित, प्रभावित या संशोधित पर्यावरण को मानवीय पर्यावरण कहते हैं। इसे सांस्कृतिक या सामाजिक पर्यावरण के नाम से भी जाना जाता है। अर्थात मानवीय पर्यावरण को सांस्कृतिक या सामाजिक पर्यावरण के नाम से भी जाना जाता है। मानवीय पर्यावरण के अंतर्गत मानव समाज, कामा सामाजिक संगठन, कामा लोकाचार एवं प्रथाओं, कामा आर्थिक व्यवस्था, कामा राजनीतिक व्यवस्था, कामा धर्म, कामा भाषा, कामा शिक्षा, कामा प्रशिक्षण, कामा प्रौद्योगिकी, कामा विज्ञान, कामा कला, कामा साहित्य आदि को सम्मिलित किया जाता है। मानवीय पर्यावरण के तत्वों को निम्नलिखित वर्गों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला है मानव समाज। समाज ऐसे व्यक्तियों का समूह होता है जिसके सदस्यों के मध्य अंतःक्रिया होती है और वे परस्पर संबंधित होते हैं। मानव समाज कई प्रकार के हो सकते हैं, जिनमें जनजाति समाज, कामा कृषक समाज, कामा औद्योगिक समाज और उत्तर औद्योगिक समाज प्रमुख हैं। अब अगला वर्णन कर लेते हैं मित्रों, सामाजिक संगठन। सामाजिक संगठन का आशय सामाजिक व्यवस्था से है, जिसके अंतर्गत किसी समाज में विभिन्न संस्थाएं अपने पूर्व निश्चित या मान्य उद्देश्यों के अनुसार कार्यों में संलग्न होती हैं। इसमें वे समस्त क्रियाएं एवं प्रक्रियाएं समाहित होती हैं जो सामूहिक जीवन का निर्माण करती हैं और उसे संकट तथा संघर्ष की स्थितियों का सामना करने की शक्ति प्रदान करती हैं। सामाजिक संगठन के 3 प्रमुख स्वरूप हैं। पहला सामाजिक समूह, दूसरा समितियां और तीसरी संस्थाएं। अगला वर्णन है मित्रों समुदाय। किसी क्षेत्रीय समूह को समुदाय कहते हैं। फिर से सुने मित्रों, किसी क्षेत्रीय समूह को समुदाय कहते हैं जिसके सदस्य अन्योन्याश्रित अर्थात परस्पर निर्भर जीवन व्यतीत करते हैं। समुदाय को 2 बृहद वर्गों में विभक्त किया जाता है। पहला है ग्रामीण समुदाय और दूसरा है नगरीय समुदाय। मित्रों समुदाय की व्याख्या फिर से कर लेते हैं। किसी क्षेत्रीय समूह को समुदाय कहते हैं जिसके सदस्य परस्पर निर्भर जीवन व्यतीत करते हैं। समुदाय को 2 बृहद वर्गों में विभक्त किया जाता है। पहला है ग्रामीण समुदाय और दूसरा है नगरीय समुदाय। अगला वर्णन है मित्रों लोक रीतियां, कामा लोकाचार और प्रथाएं। लोक रीतियां समाज में व्यवहारिक तथा मान्यता प्राप्त विधियां होती हैं जो मानव व्यवहार पर नियंत्रण रखती हैं। लोकाचार
लोक रीतियों के ही विशिष्ट रूप हैं जिनमें समूह के कल्याण की भावना तथा उचित अनुचित का विचार संयुक्त होता है। पिता पुत्र कामा पति पत्नी कामा भाई बहन आदि से संबंधित लोकाचार इसके उदाहरण हैं। चोरी कामा मद्यपान कामा व्यभिचार कामा भ्रष्टाचार आदि निषेधात्मक लोकाचार हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित लोक रीतियां प्रथाओं का रूप धारण कर लेती हैं, जैसे स्वजाति विवाह कामा कर्मकांड कामा बाल विवाह आदि सामाजिक प्रथाएं। अगला वर्णन है मित्रों अर्थव्यवस्था। समाज की भौतिक आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वस्तुओं के उत्पादन कामा वितरण कामा उपभोग और विनिमय की व्यवस्था तथा स्वामित्व के अधिकारों एवं दायित्वों के निर्धारण के लिए अर्थव्यवस्था की आवश्यकता होती है। आदिम समाजों में मुख्यतः निर्वाह मूलक सरल अर्थव्यवस्था पाई जाती है, जबकि आधुनिक विकसित समाज की अर्थव्यवस्था अधिक विस्तृत जटिल तथा बाजार प्रधान होती है। अर्थव्यवस्था के विकास के मुख्य चरण इस प्रकार हैं। पहला आखेट एवं संग्राहक अवस्था, दूसरा पशुचारण अवस्था, तीसरा कृषि अवस्था और चौथी औद्योगिक अवस्था। मित्रों फिर से सुने, अर्थव्यवस्था के विकास के मुख्य चरण इस प्रकार हैं। पहला आखेट एवं संग्राहक अवस्था, दूसरा पशुचारण अवस्था, तीसरी कृषि अवस्था और चौथी औद्योगिक अवस्था। अब अगला व्याख्या कर लेते हैं मित्रों धर्म। धर्म सामान्यतः मनुष्य की उस मनोवृत्ति का द्योतक है जो अलौकिक शक्तियों के विश्वास पर आधारित होता है। फिर से सुनिए मित्रों, धर्म सामान्यतः मनुष्य की उस मनोवृत्ति का द्योतक है जो अलौकिक शक्तियों के विश्वास पर आधारित होता है। विश्व के विभिन्न भागों में अनेक धर्म पाए जाते हैं, जिनमें ईसाई कामा इस्लाम कामा हिंदू कामा चीनी कामा बौद्ध कामा यहूदी कामा पारसी आदि प्रमुख हैं। अधिकांश धर्म रूढ़िवादी प्रकृति के होते हैं, किंतु वैश्वीकरण के वर्तमान युग में धार्मिक कट्टरता शिथिल होती जा रही है। अगली व्याख्या मित्रों भाषा। भाषा संचार का अत्यंत महत्वपूर्ण साधन और प्रमुख सांस्कृतिक तत्व है जो सामाजिक अंतःक्रिया को सुगम बनाती है। भाषा के माध्यम से विचारों के आदान प्रदान तथा सामाजिक कामा आर्थिक कामा राजनीतिक कामा सांस्कृतिक आदि क्रियाओं के संचालन में सुगमता होती है। विश्व में अनेक भाषाई संघ कामा परिवार और भाषाएं पाई जाती हैं। विश्व में 3 बृहत भाषाई संघ हैं। पहला है इंडो यूरोपीय, दूसरा है चीनी तिब्बती और तीसरा है अफ्रीकी एशियाई। इनके अनेक भाषाई परिवार हैं जिनमें अनेक भाषाएं पाई जाती हैं। अगला वर्णन है मित्रों शैक्षिक व्यवस्था। शिक्षा एक ऐसी संस्था है जो व्यक्ति के भौतिक कामा बौद्धिक कामा सामाजिक कामा आध्यात्मिक आदि गुणों को विकसित करती है। शिक्षा को सामाजिक प्रगति का सूचक माना जाता है। शिक्षा और प्रशिक्षण मनुष्य को कुशल बनाते हैं। किसी समाज या व्यक्ति के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए शिक्षा एक अनिवार्य आवश्यकता है। फिर से सुनिए मित्रों, किसी समाज या व्यक्ति के सामाजिक कामा आर्थिक विकास के लिए शिक्षा एक अनिवार्य आवश्यकता है। अगला वर्णन है मित्रों प्रौद्योगिकी। मित्रों प्रौद्योगिकी यह तकनीक मानव सभ्यता के विकास का मूलाधार है। नूतन आविष्कारों से प्रौद्योगिकी में प्रगति होती है और यंत्रीकरण तथा उत्पादन विधियों में परिवर्तन तथा सुधार होता है। आधुनिक प्रौद्योगिकी के विकास से औद्योगिकरण और नगरीकरण की प्रक्रिया में तीव्रता आई है, किंतु नगरीकरण से अनेक गंभीर समस्याएं भी उत्पन्न हुई हैं। वर्तमान काल के विकसित देश प्रौद्योगिकी की दृष्टि से अत्यंत संपन्न राष्ट्र हैं,
किंतु पिछड़े तथा विकासशील देशों में प्रौद्योगिकी प्रायः निम्न और पिछड़ी हुई है। अगला वर्णन है मित्रों गृह एवं अधिवास। मानव निर्मित गृह समूह को अधिवास या बस्ती कहते हैं। फिर से सुने मित्रों, मानव निर्मित गृह समूह को अधिवास या बस्ती कहते हैं। गृहों का निर्माण रहने के लिए, कामा वस्तुओं को रखने के लिए, कामा पशुओं को रहने के लिए, कामा कार्य करने के लिए तथा अन्य अनेक सामाजिक, कामा आर्थिक, कामा राजनीतिक, कामा सांस्कृतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है। अधिवास को मुख्यतः दो वर्गों में विभक्त किया जाता है। पहला है ग्रामीण अधिवास या ग्राम और दूसरा है नगरीय अधिवास या नगर। फिर से सुन ले मित्रों, अधिवास को मुख्यतः दो वर्गों में विभक्त किया जाता है। पहला ग्रामीण अधिवास या ग्राम और दूसरा नगरीय अधिवास या नगर। अगला वर्णन सुने मित्रों, यातायात एवं संचार के साधन। अगला वर्णन है मित्रों यातायात एवं संचार के साधन। परिवहन के साधनों को तीन वर्गों में विभक्त किया जाता है। पहला है स्थलीय परिवहन, जिसमें सड़क तथा रेल मार्ग आते हैं। दूसरा है जल परिवहन और तीसरा है वायु परिवहन। वर्तमान समय में संचार के अनेक माध्यम हैं, जिनमें समाचार पत्र, कामा डाक एवं तार, कामा टेलीफोन, कामा रेडियो, कामा दूरदर्शन, कामा इंटरनेट आदि महत्वपूर्ण हैं। किसी देश या समाज के विकास में यातायात तथा संचार के साधनों का महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि इनके अभाव में पारस्परिक अंतःक्रिया नहीं हो पाती है और विकास का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। मित्रों, यह पर्यावरण के जो प्रकार हैं इनकी व्याख्या थी। अब मित्रों, हम लोग पुनः पर्यावरण के जो प्रकार हैं इनका एक बार पुनः व्याख्या और वर्णन कर लेते हैं। मित्रों, आज का जो टॉपिक था वह पर्यावरण के प्रकार टॉपिक था। पर्यावरण के प्रकार को दो भागों में विभक्त किया गया है। पहला है प्राकृतिक पर्यावरण और दूसरा है मानवीय पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण को 8 भागों में विभक्त किया जा सकता है। पहला स्थानिक संबंध, दूसरा है भू आकृति या उच्चावच, तीसरा है मौसम एवं जलवायु, चौथा है जलाशय, पांचवा है शैल एवं खनिज, छठा है मिट्टी, सातवां है प्राकृतिक वनस्पति और आठवां है पशु जीवन। इसी प्रकार मानवीय पर्यावरण को 11 भागों में विभक्त किया जा सकता है। पहला है मानव समाज, दूसरा है सामाजिक संगठन, तीसरा है समुदाय, चौथा है लोक रीतियां, लोकाचार और प्रथाएं, पांचवा है अर्थव्यवस्था, छठवां है धर्म, सातवां है भाषा, आठवां है शैक्षिक व्यवस्था और नवां है प्रौद्योगिकी, 10वां है गृह एवं अधिवास और 11वां है यातायात एवं संचार के साधन। तो मित्रों, यह पर्यावरण के प्रकार की विस्तृत व्याख्या थी। आशा है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। जय हिंद।